हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का डिस्कशन है, यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र। तो चलिए इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, यूकेलिप्टस को उसकी अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित पौधे का क्या नाम है। सही जवाब है यूकेलिप्टस। और यूकेलिप्टस जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां के मिट्टी का जल स्तर काफी नीचे चला जाता है। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, स्थिर जल के आवास लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। ये सभी जो जल स्रोत हैं स्थिर जल वाले स्रोत हैं और इनको लैंटिक आवास के अंतर्गत रखा जाता है। वहीं बहते जल के आवास लॉटिक आवास कहे जाते हैं, जैसे नदी। जिसमें गतिशीलता हो जिन स्रोतों में वो होगा आपका लॉटिक, और जो स्थिर हो वह स्रोत होगा आपका लैंटिक। तो लॉटिक और लैंटिक में कंफ्यूजन पैदा नहीं करना है। यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा लैंटिक के स्रोत हैं और इनमें से कौन लॉटिक स्रोत हैं। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, दो भिन्न समुदाय के बीच का जो संक्रमण क्षेत्र होता है वो इकोटोन कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पे जो है पारितंत्र में इकोटोन की स्थिति को जो है दर्शाया गया है। तो दो भिन्न समुदाय में, यहां पे देखिए, ये हो गए ए समुदाय जंगल और ये हो गया बी समुदाय यानी घास स्थल। इनके जो संक्रमण क्षेत्र है ये है इकोटोन, यानी दोनों का मिला जुला रूप। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत बार क्विज में भी हम लोगों ने पूछा है और आपका जो है टेस्ट में भी जो हम लोगों ने इस प्रश्न को कवर किया है। यह क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग जो है एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया है। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनकी सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील, महासागर। अधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगी। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है। तो जो पिक्नोक्लाइन है किसी जल निकाय में क्या करता है, घनत्व प्रवणता को दर्शाता है। हेलोक्लाइन किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को प्रदर्शित करती है। तो याद रखिएगा, पिक्नोक्लाइन घनत्व प्रवणता को दर्शाता है, हेलोक्लाइन लवण प्रवणता को जो है प्रदर्शित करता है, और थर्मोक्लाइन किसी जल निकाय में गहराई के साथ तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। अर्नेनेस ने 1973 ईस्वी में सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। पारिस्थितिकी निशे, ठीक है, पारिस्थितिकी निशे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रेनेल ने 1917 में प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट्स कहा था। ध्यान रखिएगा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए 1986 में लागू किया गया। जनजातियों एवं अन्य पारंपरिक वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में लागू किया गया। वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया था। समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह के द्वारा समुद्र की स्तर पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को जो है संघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों में रात्रि के समय जो है व्यवसायिक प्रयोजनों के लिए वाहनों के आवागमन को विनियमित किया जाता है और यह प्रतिबंधित नहीं है। अतः कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है, बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है और कुछ को विनियमित किया गया है। ध्यान रखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो बताइए, निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो सही जवाब है यूकेलिप्टस। ठीक है, यह पर्यावरण का क्या है, दुश्मन है। यह जो है पारिस्थितिकी का दुश्मन है, शत्रु है। तो बी आपका सही जवाब है, यूकेलिप्टस।
इसके बारे में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था। यूकेलिप्टस को जो है उसके अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति के कारण पर्यावरण शत्रु के रूप में घोषित किया गया है। इसको जिस स्थान पर लगाया जाता है वहां के मिट्टी का जो जल स्तर है काफी नीचे चला जाता है। सेकंड नंबर है, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? सही जवाब है यूकेलिप्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। तो मैंने बोला था कि लैंटिक आवास या लैंटिक, इनमें से कौन कौन से लैंटिक के स्रोत हैं या लॉटिक? तो बताइए, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है आपका तालाब और दलदल। लैंटिक का मतलब स्थिर जल वाले स्रोत। स्थिर जल के आवास जो है लैंटिक आवास के अंतर्गत आते हैं, जैसे आर्द्रभूमि, तालाब, झील, जलाशय इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। कुछ ही लास्ट में हम लोगों ने कुछ ही सेकंड पहले लास्ट में इसके बारे में हम लोगों ने वहां पे जो है डिस्कस किया है। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इकोटोन कहलाता है। ध्यान रखिएगा, डायग्राम के माध्यम से भी हम लोगों ने वहां पे समझा था। 5 नंबर है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब है महासागर। 6 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपको मालूम होगा। सही जवाब है समुद्र। समुद्री जो है, जो समुद्र है, यह सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? बताइए, पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? सही जवाब है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका जो सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। अत्यधिक विविधता वाले पारितंत्र की उत्पादकता भी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया? डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सही जवाब है अर्निज नेस ने। अर्निज नेस ने 1973 में सर्वप्रथम गहन यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, पारिस्थितिकी निशे यानी आला जिसे कहते हैं, पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को प्रतिपादित किसने किया था? पारिस्थितिकी निशे की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया था? सही जवाब है ग्रिनेल ने। ए ऑप्शन। पारिस्थितिकी निशे शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रिनेल ने 1917 में जो है प्रस्तुत किया था, जिसे इन्होंने सूक्ष्म आवास यानी माइक्रो हैबिटेट कहा था। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी के सरोकारों और उनके विषय में पारित कानूनों के वर्षों की सूची जो है पढ़िए, और पारिस्थितिकी सरोकार और कानून पारित करने वाले जो ईयर्स हैं इनको आपको जो है मिलान करना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब जो है कानून पारित किया गया था? अब बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है यानी भारतीय वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में लागू हुआ था। बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए 1986 में लागू हुआ। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के यानी वन अधिकारों को मान्यता अधिनियम दिसंबर 2006 में और वन संरक्षण अधिनियम वर्ष 1980 में लागू किया गया था। कोई भी विकल्प जो है सुमेलित नहीं है। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो बताइए घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाती है? तो सही जवाब है पिक्नोक्लाइन। सबसे पहले इसी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाती है? तो पिक्नोक्लाइन। पिक्नोक्लाइन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को जो है दर्शाती है। हैलोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में लवणता प्रवणता को दर्शाती है यानी लवणता को, और थर्मोक्लाइन जो है किसी जल निकाय में गहराई के साथ
तापमान परिवर्तन को दर्शाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, पारितंत्र उत्पादकता के संदर्भ में समुद्री उत्प्रवाह यानी अपवेलिंग क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये निम्नलिखित माध्यमों से समुद्री उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो बताइए इन तीनों कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला कथन है अपघटक सूक्ष्म जीवियों को सतह पर लाकर, दूसरा है पोषकों को सतह पर लाकर और तीसरा है अधस्थली जीवों को सतह पर लाकर। इसका सही जवाब होगा केवल 2 यानी बी ऑप्शन। देखिए समुद्री उत्प्रवाह एक ऐसी घटना है जिसमें वायु प्रवाह के द्वारा समुद्र के सतह पर विद्यमान गर्म पोषक रहित जल को सघन ठंडे तथा पोषक तत्वों से परिपूर्ण जल के द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। 2 कथन दिया गया। पहला कथन है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जिन्हें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अधीन घोषित किया गया। दूसरा है पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र को घोषित करने का प्रयोजन है उन क्षेत्रों में केवल कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना। तो इसमें जो सही जवाब है न तो पहला न तो दूसरा। इसके बारे में फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको रिवीजन हो जाए। देखिए पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं जिन्हें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत घोषित किया गया है। तो पहला कथन गलत है। कृषि को छोड़कर सभी मानव क्रियाओं का निषेध नहीं है बल्कि कुछ पर प्रतिबंध लगाया गया है, कुछ को विनियमित किया गया है। अतः बी इसके बाद जो दूसरा कथन है यह भी सही है। तो डी विकल्प आपका सही जवाब होगा, न तो पहला न तो दूसरा कथन सही है। और इसी के साथ ये सेशन जो है समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जैव विविधता से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप विजिट कर सकते हैं। जिन लोगों को घटना चक्र का पीडीएफ चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इससे रिगार्डिंग जो है कम्युनिटी पर इंफॉर्मेशन शेयर किया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।